नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए काउंटिंग अब शुरू हो गई है। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। धनखड़ को एनडीए के अलावा बीजेडी, वाईआरएस कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और शिवसेना शिंदे गुट का भी समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर लग ये रहा है कि बहुत ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे और ये लगातार जब से नॉमिनेशन भरा गया था तब से ये बताया जा रहा है। और लेकिन क्या क्या हुआ है इस वोटिंग के दौरान, क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, काफी कुछ इसमें हुआ है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये हुई कि टीएमसी ने वोट नहीं डाला है। उसके 36 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर के, लेकिन इसके बावजूद भी 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने टीएमसी के मना करने के बावजूद वोट डाला। यानी साफ सी बात है कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई थी कादम्बिनी, लग रहा है कि वैसा ही क्रॉस वोटिंग इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हुई है। हालांकि हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन जो टीएमसी के 2 सांसदों ने वोट डाला है, जाहिर सी बात है कि वो धनखड़ के पक्ष में वोट डाल करके आए होंगे। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से अभी तक के मतदान पर जानकारी मिली है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट डाला है। ये काउंटिंग की फिगर आ चुकी है। आपको बता दें कि 788 कुल निर्वाचन मंडल में सांसद होते हैं, इसमें मतदाता होते हैं। इनमें 8 जगह खाली है, तो 780 का आंकड़ा बनता है। लेकिन चूंकि टीएमसी के 36 सांसदों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया था, तो ये 744 का आंकड़ा बनता है। लेकिन चूंकि 2 सांसदों ने वोट डाला, इसलिए ये 746 का आंकड़ा बनता है। तो उसमें से 725 ने वोट डाला, तो कुल मिलाकर के ये 92% से भी अधिक मतदान जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और टीएमसी ने शामिल नहीं होने का फैसला किया था, लेकिन इसके बावजूद उसके 2 सांसद जो हैं टीएमसी के, उन्होंने वोट डाला है। शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पिता ने जो है शिशिर अधिकारी, उन्होंने वोट डाला है। और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने भी वोट डाला है। तो ये टीएमसी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसने ये कहा था कि वो मतदान से दूर रहेगी। तो इस तरह से 36 में से टीएमसी के 34 सांसदों ने मतदान जो है उसमें भाग नहीं लिया है। वहीं बीजेपी के भी 2 सांसद हैं जो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए। इनके नाम है सनी देओल और संजय धोत्रे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इन दोनों ही सांसदों ने वोट नहीं डाला है। और ये वही 2 सांसद हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्हीं स्वास्थ्य के कारणों के चलते वोट नहीं डाल पाए थे। तो आपको बता दें कि अभी मतगणना शुरू हो गई है। कुछ ही देर में परिणाम भी इसका आ जाएगा। और जो तस्वीर थी इस चुनाव की, वो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि जगदीप धनखड़ का जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि जीतने के लिए जितने आंकड़े चाहिए 372 का, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के पास अपने ही 394 सांसद हैं। तो इस लिहाज से जगदीप धनखड़ केवल बीजेपी के वोट से ही आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद धनखड़ को काफी पार्टियों का समर्थन मिला है, जिसमें एनडीए के साथी तो है ही हैं, इसके साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे टीडीपी हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो, बीएसपी हो, अकाली दल हो, शिवसेना का शिंदे गुट हो, इनके वोट भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर के 527 तक उनका आंकड़ा पहुंच सकता है, जो कि जीत के लिए जरूरी 372 से काफी ज्यादा है। और निर्वाचन मंडल में प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो धनखड़ 70% के आसपास पहुंच सकते हैं, जबकि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू को करीब 68% मत मिले थे। तो यानी वेंकैया नायडू के भी आगे धनखड़ निकल सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद परिणाम आने पर तस्वीर साफ हो जाएगी। और वहीं मार्गरेट अल्वा की बात करें तो कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी का उनका समर्थन मिलकर के 139 वोट मिलना तय था। उसके बाद जेएमएम की ओर से समर्थन मिला, उसके बाद अन्य पार्टियों की ओर से समर्थन मिला। तो इस तरह से 200 का आंकड़ा जो है वो मार्गरेट अल्वा जो है पार कर सकती हैं। लेकिन फिर भी जो अंतर रहेगा जगदीप धनखड़ का और मार्गरेट अल्वा का, वो बहुत ज्यादा रहेगा कादम्बिनी। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम ये आंकड़े हैं। और जैसा अखिलेश ने बताया कि काफ़ी आसान होगा जीतना धनखड़ के लिए, और एक जीती हुई बाजी ये समझा जा रहा है। और क्योंकि न सिर्फ बीजेपी, जिनके वोट से ही जैसा अखिलेश ने बताया धनखड़ के लिए जीतना बिल्कुल आसान था, बल्कि बाकी पार्टियां भी वोट उनके फेवर में करेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि जगदीप धनखड़ देश के लिए शानदार काम करेंगे। लेकिन
अभी क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, हम सीधा रुख करते हैं हिमांशु शेखर का, जो कि लगातार इस चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। हिमांशु, 6 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, तो आप वहां पर मौजूद हैं? क्या काउंटिंग शुरू हो गई है? जी, काउंटिंग शुरू होने वाली है। अभी थोड़ी देर, कुछ ही मिनट पहले जो कैमरा पर्सन जिनको यहाँ पर पासेस दिए गए हैं काउंटिंग की प्रक्रिया को शूट करने के लिए, उनको कहा गया कि वो तैयार रहें। अगले कुछ 2-3 मिनटों में उन्हें अंदर ले जाया जाएगा। काउंटिंग की तैयारियां की जा रही हैं और हमें ये भी बताया गया है कि 7 बजे के आसपास जो बड़ी घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे कि इस काउंटिंग के बाद जगदीप धनखड़ जो हैं उनको कितने वोट मिले और मार्गरेट अलवा को कितने वोट मिले, जो फाइनल अनाउंसमेंट है रिजल्ट्स का, वो 7 बजे के आसपास होगा। ये जानकारी हमें अभी दी गई कादम जी। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, जरा हम एक बार देख लेते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या कहा है। I have with me BJP MP Gautam Gambhir. Gautam, after presidential elections, in vice presidential elections also NDA is expected to do very well. I'm sure. I think we've got the numbers, and I'm sure Mr. Dhankar is the right candidate as well, and I'm sure he's going to do a fabulous job for the country. And how do you see the Margaret Alva's challenge to Jagdeep Dhankar? See, I can only talk about from our candidate's point of view that I met him yesterday. He seems to be a very nice man. I'm sure he's got the right intentions as well towards the country as well, and I'm sure he's going to do a fabulous job for the country. और एक बार फिर हम वापस हिमांशु के पास चल रहे हैं। हिमांशु, आप बता रहे हैं कि 7 बजे के करीब ऐलान हो जाएगा इस नतीजों का। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इसमें 743 के आसपास सांसद थे जो मतदान में भाग लेने वाले थे आज, और हमें सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि 90% से ज्यादा सांसदों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। और इसमें जो जगदीप धनखड़ हैं, उनके समर्थन में 500 से ज्यादा सांसद चुनाव से पहले ही अपने समर्थन का ऐलान कर चुके थे, क्योंकि जो जीत का आंकड़ा है, जो स्ट्रेंथ है अभी उन सांसदों का जिनको मतदान में भाग लेना था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों ने चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया था, तो उसके बाद कादम्बनी जो कुल संख्या है सांसदों की लोकसभा और राज्यसभा की जिनको इस मतदान में भाग लेना है, वो 743 था। क्योंकि संजय राउत जेल में है, वो मतदान में भाग नहीं ले पाए हैं, तो 743 में से 50% यानी 372 वो मैजिकल फिगर है जो जगदीप धनखड़ को चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए। और अगर आप समीकरण देखें तो 303 सांसद हैं बीजेपी के लोकसभा में और 91 सांसद हैं राज्यसभा में, यानी बीजेपी के अपने सांसदों की जो संख्या है दोनों सदनों में वो 394 है, यानी 22 सांसद ज्यादा बीजेपी के अपने हैं जितना बहुमत जगदीप धनखड़ को चाहिए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत कितनी आसान होगी जगदीप धनखड़ के लिए, क्योंकि एनडीए के सांसदों को अगर आप मिलाए बीजेपी के सांसदों की संख्या में तो संख्या बढ़कर 441 होती है। अगर नामांकित सांसदों की संख्या को जोड़ें तो संख्या बढ़कर 446 होती है। और इसके साथ ही जो गैर बीजेपी गैर एनडीए पार्टियां हैं, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, शिवसेना, शिंदे गुट, इनकी संख्या जोड़कर करीब 81 सांसद इनके पास हैं। तो 527 के आसपास मैंने कैलकुलेट किया है जो सांसद हैं वो फिलहाल जगदीप धनखड़ के समर्थन में है, जो कि कुल जो कॉलेजियम आज के दिन जो वैलिड है, जो एक्टिव है लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें ये आंकड़ा 70.83% के आसपास आता है, यानी 71% के आसपास जो सांसद हैं उनके समर्थन की उम्मीद है जगदीप धनखड़ को। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत जो है जगदीप धनखड़ की वो एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछली बार 5 साल पहले जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें वेंकैया नायडू को 68% के आसपास समर्थन मिला था सांसदों का, यानी ये जीत जो है और बड़ी होने उस जीत से ज्यादा बड़ी मार्जिन होगी जैसा आप बता रहे हैं। आप नजर रखें, जैसे ही नतीजा आता है हम आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नतीजे आने से पहले ही कहा कि विपक्ष के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके लिए एक आइडियोलॉजी और पॉलिसी नहीं रहता है। उनका सिर्फ देयर पॉलिसी इज ओनली टू सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, अगेंस्ट बीजेपी इज दी ओनली कॉमन आइडिया। बाकी और कुछ कॉमन है ही नहीं है और पॉलिसी तो है ही नहीं है। जिसके पास पॉलिसी नहीं है वो कैसे इकट्ठा होता है? सिर्फ किसी को विरोध करना ही एक पॉलिसी नहीं हो सकते, इसलिए उनका एकता नहीं है तो ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है।
अखिलेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से जीत धनखड़ की तय मानी जा रही है और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू भी जीती हैं, दोनों को एक अलग अलग तरीके से, एक खास तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में और जिस तरह से प्रोजेक्शन है, ये पहले भी होता रहा है या फिर इस बार कुछ ज्यादा है? नहीं, देखिए, तो अमूमन होता आया है। जिस तरह की एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देश में होती है, उसके बाद ये अमूमन राजनीतिक पार्टियां करती हैं एक खास मतदाता वर्ग को संदेश देने के लिए कि किस तरह से उन्हें नुमाइंदगी दी जा रही है। और इसीलिए इस बार भी बीजेपी ने ये कोशिश की है। पिछली बार भी जो रामनाथ कोविंद का नाम था, बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके चुना था, गुजरात चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि वो कोली समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के वोटों की वहां पर संख्या है गुजरात में, इसलिए रामनाथ कोविंद को, दलित भी थे वो, ये सोच करके, और यूपी से आते हैं, तो ये तमाम चीजें फैक्टर्स होते हैं। इस बार भी जगदीप धनखड़ को जो चुना गया, उसके पीछे कारण यही बताया गया, किसान पुत्र कहकर उनको संबोधित किया गया। हम जानते हैं किस तरह से इस सरकार को 3 कृषि कानूनों को लेकर बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा था। तो किसानों के विरोध को ठंडा करने के लिए, उन्हें संदेश देने के लिए, फिर जाटों को संदेश देने के लिए, जिन्होंने तमाम विरोध के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फिर से साथ दिया। इसके साथ ही राजस्थान के चुनाव भी अगले साल होने जा रहा है, जहां पर कि जाट ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी उपराष्ट्रपति देश में पहली बार बन रहा है, ये भी संदेश है। और साथ ही साथ ये भी एक कदम नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 2024 तक बीजेपी को, एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की हार हुई है। तो ये आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उससे दूर है। और हमने देखा है कदम नहीं पिछले 8 साल में किस तरह से राज्यसभा में बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कई बिलों को लेकर के, विरोध को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस वहां पर विपक्ष काफी ताकतवर होता था। तो इसीलिए वहां पर उन्हें हाउस चलाने के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो न सिर्फ संसदीय कायदे कानून जानता हो, बल्कि कड़ाई से पेश आ सके। तो शायद ये भी एक कारण रहा है धनखड़ को चुनने के लिए। लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से संसद में लगातार जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, क्या हम ये समझें कि शायद सभा चलाना जगदीप धनखड़ के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी? बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, उसका एक नमूना उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिखाया है, जहां पर कि ममता बनर्जी, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं, जो कि सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं, उनसे उन्होंने 2-2 हाथ किए। ऐसा लग रहा था कि वहां पर राज्य में विपक्ष कोई नहीं है, केवल एक अकेला विपक्ष है, वो है जगदीप धनखड़, जो कि राजभवन में बैठे हुए थे। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण रहा है उन्हें ये जिम्मेदारी के लिए चुनने का। और निश्चित तौर पर राज्यसभा में अगले 5 साल आप देखेंगी कि किस तरह से धनखड़ के आने के बाद जो तस्वीर है राज्यसभा की, वो काफी हद तक बदलेगी। लेकिन जिस तरह का उनका रहा है, एक जो तस्वीर उनकी सामने आई है वहां पर बंगाल में, उसको लेकर ही विपक्ष इस चुनाव में भी सवाल उठाता रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठता है। लेकिन ये जो उनका एक इमेज है, क्या वो इमेज आपको लगता है कि कैरी ऑन होगा या फिर उनके खिलाफ जाएगा जब सभा चलाने की बात आएगी? बिल्कुल वाजिब सवाल है कादमनी, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इस संवैधानिक पद पर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। तो इसलिए इस पद पर जो भी व्यक्ति आता है, और राज्यसभा जैसा सदन जो कि उच्च सदन माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी उसको चलाना, तब उनसे ये अपेक्षा निश्चित तौर पर की जाएगी कि वो पक्ष विपक्ष का ध्यान रखे बिना जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनके हिसाब से आचरण करें, और साथ ही वो इस बात के लिए प्रेरित भी करें बाकी सदस्यों को कि वो मर्यादा का पालन करें। लेकिन ये देखने की बात होती है, क्योंकि हर बार जो है वो विपक्ष होता है, जो भी विपक्ष हो, चाहे बीजेपी विपक्ष में हो चाहे कांग्रेस हो, वो सभापति के या स्पीकर के आचरण को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत, शिकायत या सवाल तो पूछती रहती है। वेंकैया नायडू ने भी चाहे इतने अच्छे तरीके से सदन चलाया हो, लेकिन उनको लेकर के भी लगातार सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। कई बार तो उनके ये कह दिया गया कि आप निष्पक्ष नहीं है, इस तरह की बातें भी उनके ऊपर कही गई, जो बाद में हटाई गई। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक ऐसी बात है जो उनको बहुत खास तौर से ध्यान देकर के चलना पड़ेगा जगदीप धनखड़ को। जी, विपक्ष का जो कैंडिडेट है, मार्गरेट अलवा जो कैंडिडेट है, उनकी शुरू से एक तरह से तय लग रहा था कि वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगी। लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष मिलकर एक साथ आया हो एक कैंडिडेट के लिए। ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? क्या ये बीजेपी की रणनीति इतनी सॉलिड होती है या फिर विपक्ष का बिखराव इतना ज्यादा लगता है? दोनों बातें हैं। मुझे लगता है कि जो बीजेपी की रणनीति वो बहुत ज्यादा ठोस थी,
और यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव में एक तरह से पूरा विपक्ष जो है वो हथियार विहीन हो गया, निहत्था हो गया, क्योंकि जब नाम बीजेपी की ओर से आया द्रौपदी मुर्मू का, पहली आदिवासी महिला, इसका विरोध करना किसी भी विपक्षी दल के लिए बहुत ही मुश्किल था। हमने देखा ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि अगर ये नाम सरकार की ओर से पहले आता तो वो समर्थन देने पर विचार कर सकती थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी विपक्ष को श्रेय लेने का मौका नहीं देगी। बीजेपी चाहती है कि ये संदेश दिया जाए कि हमने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया है। और यही कुछ बात जो है इधर जगदीप धनखड़ को लेकर भी हुई, जो कारण है मैंने आपको पहले गिनाए। लेकिन विपक्ष में जो बिखरा है वो इस कदर है कि जिस राज्य में ममता बनर्जी से दो हाथ जगदीप धनखड़ ने किए, बजाय इसके कि वो पूरी ताकत से उन्हें हराने में जुटती, उन्होंने एक तरह से गैर हाजिर रहने का फैसला करके धनखड़ के लिए रास्ता और ज्यादा आसान कर दिया, जो मार्जिन था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये क्या संदेश दे रहा है अपने आप में विपक्षी एकता को लेकर, ये तो सब देश के सामने सोचने की बात है। बिल्कुल। और जैसा आपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात की थी अखिलेश, कि वो अब चरम पर है, होता है ये, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कई जानकार ये भी कहते हैं कि शायद इसकी जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति पद जो है वो इससे बड़ा है, उपराष्ट्रपति पद जो है वो इससे बड़ा है, यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं, कई जानकारों का ये भी कहना है। बिल्कुल ऐसा है। और हम अगर इतिहास देखें 75 साल का, तो कम से कम 5 ऐसे उपराष्ट्रपति हमारे हुए हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते थे। तो अगर किसी व्यक्ति को जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, अगर ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, तो शायद यही संदेश देने के लिए दी जा रही थी कि ये जो पद हैं ये संवैधानिक पद हैं और ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह का पिछले 3-4 दशकों में राजनीति में एक तरह का की गिरावट देखने को मिली है, तो उसमें ये पद भी जो है विवादों से अछूते नहीं रहे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त जिस तरह की टिप्पणियां कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से उनको लेकर के की गई और ये कहा गया कि वो राष्ट्रपति भवन में जा रही तो क्या करेंगी, इस तरह के सवाल जो पूछे गए, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से ये जो उच्च संवैधानिक पद हैं ये विवाद का विषय, राजनीति का विषय बना दिए गए। देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी कदमनी, वो निश्चित तौर पर एक खास वर्ग के मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश करेगी। जो भी फैसला होता है इसके पीछे सोच यही होती है कि मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिले। जब प्रतिभा पाटिल को यूपीए ने पहली बार महिला राष्ट्रपति बनाया तो उसको उन्होंने काफी हद तक कहा, दूर दूर जाकर के कहा कि देखिए देश को हमने पहली महिला राष्ट्रपति दिया। तो इस तरह से जब प्रणब मुखर्जी को बनाया तो बंगाल को संदेश दिया, फिर ये कहा कि कितने जो लर्नड मैन हैं उनको हमने ये जगह दी है जो कि राजनीति से ऊपर उठ करके है। तो ये सारे संदेश देने की कोशिश की जाती है और ये पार्टी पॉलिटिक्स में तो होगा ही, आगे भी निश्चित तौर पर होता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश। और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। उम्मीद यह है कि 7 बजे के करीब नतीजा जो है उपराष्ट्रपति चुनाव का वो आ जाएगा। तब तक और खबरें जारी हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप के आरोप से बरी कर दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अतुल राय पिछले 3 साल से इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद हैं। मामले में 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बाद में पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसके साथ ही जो रेप मामले का चश्मदीद गवाह भी था और खुद उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। 16 अगस्त 2019 को रेप पीड़ित और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को जिंदा जला लिया था। दोनों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। मामले में जांच अधिकारी सीओ अमरेश सिंह बघेल ने अतुल राय को क्लीन चिट दी थी। जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई थी। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करना बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब वो फरार है। श्रीकांत त्यागी सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। जब महिला ने उसे रोका तो उसने गालियां भी दी और धक्का भी दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। तेरे पति को भी जानता हूं, समझी? नोएडा की एक सोसाइटी में काले कपड़ों में एक महिला को भद्दी गालियां दे रहा ये शख्स बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी है।
ये घटना शुक्रवार की है। श्रीकांत त्यागी सेक्टर 93A नोएडा की सोसाइटी ओमैस ग्रैंड में रहता है। श्रीकांत चंद पेड़ लगाकर सोसाइटी की कुछ जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जब सोसाइटी में ही रहने वाली एक महिला ने उसे रोका तो श्रीकांत ने महिला को धक्का दिया, भद्दी गालियां दी और अश्लील टिप्पणियां की। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स लगा रहा था। बड़े प्लांट्स वो बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीकांत महिला को धक्का दे रहा है। महिला ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन शुरू में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन तब तक श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूपी डीजीपी को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये बीजेपी का सदस्य नहीं है, पर श्रीकांत की बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ये तस्वीरें कुछ और सच बयां करती हैं। पुलिस कई टीमें बनाकर श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत की 3 लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया है, जिसमें एक गाड़ी में श्रीकांत ने विधायक होने का पोस्टर लगा रखा है। सोसाइटी वालों की माने तो श्रीकांत त्यागी अक्सर अपने रसूख का फायदा और बताता रहता था कि वो बड़ा नेता है। कुछ बीजेपी के बड़े नेता उसके घर भी आते रहते थे। ये पहली बार नहीं है जब श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की है, मारपीट की है। पहले भी 2019 में एक वृद्ध व्यक्ति को उसने झापड़ मारा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि उसका मन बढ़ता गया और वो लगातार लोगों से अभद्रता करता गया। तो फिलहाल पुलिस इस बार सख्त हुई है, कार्रवाई हो रही है और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने भी श्रीकांत त्यागी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कुश्ती में गोल्ड की हैट्रिक लगाने के बाद आज भारत 2 सिल्वर मेडल जीत चुका है। प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता। अविनाश मुकुंद ने स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैं इस वक्त भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन जनरेशन के साथ हूं। लगातार कॉमनवेल्थ में कमाल कर रहे हैं और प्रियंका सबसे पहले, आपको लोग आप पे शायद यकीन ना कर रहे हों, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले इस रेस के बारे में, मोन्टैग को 4 किलोमीटर तक जैसे आपने पकड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रैटेजी थी यहाँ भी यही थी कि पहला 4 किलोमीटर फास्ट जाना है। 10 किलोमीटर में एक्चुअली टाइम ही नहीं है सोचने का कि पहले जाना है या बाद में जाना है। वो तो खींचना ही है, शुरू से लास्ट तक खींच के ही रखना है। तो मैं पहली 200 देखी थी मैंने, बहुत स्लो गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं ये मोन्टैग पीछे क्यों चल रही है। लेकिन मेरे को मेरे टाइमिंग से मतलब था कि ये नहीं देखना था कि कौन मेरे आगे चल रही है कौन पीछे। तो मेरा जो टाइमिंग था वो मैंने टारगेट किया कि मुझे हर लैप इतना टाइमिंग में निकालना है और 43+ मुझे रेस लगानी है, तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। प्रियंका, आपके बारे में आज दुनिया को जानना चाहिए। आपने लड्डू गोपाल हाथ में रखा हुआ है, सिल्वर मेडल आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है ये? जी बिल्कुल, लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। मैंने ओलंपिक्स में भी इनको तिरंगे की ड्रेस पहनाई थी, लेकिन लड्डू गोपाल को, जी भगवान कृष्ण, हाँ जी, तो उस टाइम मेरा झंडा ऊपर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और मेरे साथ ये भी पोडियम पर खड़े थे। प्रियंका, आपको मुजफ्फरनगर में भी और यूपी में भी, क्योंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ गाजियाबाद में, आपको काफ़ी वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे
ग्लोबल स्टेज पे इस तरह की पहचान, आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट? हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, जिसको मेरे गांव में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो अपने गांव मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सागड़ी है। सागड़ी, हाँ। मेरे गांव वाला एक ग्रुप है, तो उसमें भी आज मैसेज आया था कि हमारी बेटी का आज इवेंट है करके, तो मैंने आने से पहले वो पढ़ा तो मेरे को ये हाय मेरा पूरा गाँव बैठ के देखेगा प्रियंका, अच्छा करना है बस अब तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे पूरे गाँव को पता है कि आज मेरा इवेंट है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद इस मेडल से अभी पूरे इंडिया में हर एक जानेगा कि रेस वॉकिंग भी कुछ होता है, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ के लोग आए और रेस वॉकिंग में। यूपी में आपको करते हैं लेकिन और गांव से आए, और ये रेस में हम भारतीय अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मेडल के बाद शायद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेस वॉकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ सकता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल इवेंट है, काफ़ी जजेस पे भी डिपेंड होता है। तो अभी वो लोग सुनेंगे कि हाँ मेडल लिया है तो हम भी ले सकते हैं। और महाराष्ट्र के अविनाश साबले ने उस खेल में सिल्वर मेडल हासिल किया जिसमें दशकों से केन्या के एथलीट्स का राज रहा है। ऐसे में अविनाश का ये पदक ओलंपिक के पदक जैसा ही है। अपनी कामयाबी को लेकर उन्होंने बर्मिंघम में एनडीटीवी स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन से बात की। भारतीय गोल्डन जनरेशन ऑफ एथलेटिक्स के एक और अविनाश साबले, टोक्यो में मिस किया था आपको, उस समय कोविड हुआ था, लेकिन अभी जो कीनियन के साथ पिछले 10 बार से लगातार जीत रहे हैं और कीनियन के बीच में जगह बनाना, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मतलब ये हो कि गोल्ड नहीं जीत पाया, लेकिन खुश हो क्योंकि जैसे इस इवेंट में कीनियंस मतलब क्लीन स्वीप होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कीनियंस ही होते हैं। तो मैं जब रेस भाग रहा था तो मुझे यही था कि मुझे मेडल जीतना है तो मुझे कीनियंस को बीट करना पड़ेगा, और मेरी तैयारी जो थी वो अच्छी थी। और मैं बस लास्ट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रेस है उसमें मैं खराब मतलब अच्छा नहीं कर पाया था, तो मुझे उसका काफ़ी दुख था कि मैं कुछ भी हो मुझे कॉमनवेल्थ में एक अच्छा करना ही करना है। हम सियाचिन की ट्रेनिंग का आपको ओवरऑल तो ज़रूर फ़ायदा हुआ? देखो मुझे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग का बहुत सारा मतलब फ़ायदा हुआ, और जो उस डिसिप्लिन का और ट्रेनिंग का, क्योंकि उस ट्रेनिंग ने मुझे इतना हार्ड बना दिया कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगा तो मुझे इजी लगता है, और वो डिसिप्लिन की वजह से मैं हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करूँगा। अब लोग आपको नीरज के जनरेशन, नीरज से कंपेयर कर रहे हैं टॉप लीग एथलीट में। देखो मैं ट्रैक इवेंट में ये हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में कंपेयर का तो कुछ नहीं, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, और आने वाले टाइम में भी मुझे अपना बेस्ट देना है। और जो कंपटीशन आएंगे जहाँ तक मेरे से ये हो, मैं जो मेरा ये है कि देश के लिए और भी वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीतना है, ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, तो मैं इसी के लिए अगले 2024 के लिए मेहनत करते रहूँगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी है। कुश्ती में बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल जीतने वाले तीनों ही पहलवानों से बर्मिंघम में बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। बजरंग का गोल्ड मेडल जीतना यहाँ पे ज़्यादातर फैंस और एक्सपर्ट्स पहले मान रहे थे। हम भी पहले जब मैच शुरू होने से पहले आपसे मिले, आप बहुत आश्वस्त थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से आप खेल रहे थे कनाडा के खिलाड़ी, उसको एकदम बच्चे की तरह खिलाना, मैंने ऐसे आपको पहले देखा नहीं है। वो देखिए भाई साहब, अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस करने का इरादा था, ये नहीं था कि भाई सामने वाला कमज़ोर है, या क्योंकि अच्छा पहलवान था सामने वाला भी, और कोशिश थी कि भाई जो परफॉर्मेंस मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ उसको वापस पाना है। तो उसी परफॉर्मेंस की वजह से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी परफॉर्मेंस करें। माइंड पे अगर हम प्रेशर लेंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं कर सकते। और आप जैसे कह रहे थे पहले कि सेल्फ डाउट था, वो धीरे धीरे अब इससे तो बिल्कुल जब जितने भी हम टूर्नामेंट खेलेंगे, क्योंकि पहले टूर्नामेंट खेले इंजरी के बाद उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जब टूर्नामेंट खेलते जाएंगे वो चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। और आपको लगता है कि जैसे अभी आप साक्षी मलिक से मिल रहे थे, साक्षी के लिए ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बड़ी बिल्कुल उन्होंने 2014 में सिल्वर जीता था, 18 में ब्रोंज जीता था, तो साक्षी के लिए बहुत गोल्ड जीता है, बहुत बड़ा दिन आज, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज भी था, सिल्वर भी था, पर गोल्ड नहीं था। तो मैं साक्षी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और सामने वाला कनेडियन पहलवान थी तो इतनी कमज़ोर नहीं थी, उसको हरा के उन्होंने गोल्ड जीता है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है साक्षी की, और जो आने वाले टूर्नामेंट उनमें ढेर सारी बधाई। ओके, आप वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे हैं, और एक मेडल है जो कि आपके पास नहीं है, ओलंपिक का गोल्ड।
क्या है दोनों? देखिए कोशिश है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब की बार इंजरी नहीं होती तो शायद मुझे लगता था मेडल का रंग चेंज भी हो सकता था। तो कोशिश है कि भाई और मेहनत करें और पेरिस में उस रंग को बदल के उसको स्वर्ण पदक में शामिल करें। जो सिलसिला वेट लिफ्टिंग ने शुरू किया था, मेरा भाई जानू को चेयर अप भी कर रहे थे। रेसलिंग आपको लगता है जो पिछली बार जितने मेडल थे, जितने अभी जीत रहे हैं, जिस तरीके से फॉर्म में है ये, रेसलिंग उसको पार करेगा और हम 15 गोल्ड के पार? बिल्कुल, देखिए रेसलिंग में हम 12 वेट आए हैं। पिछली बार भी हम 12 के 12 मेडल जीते थे, तो उम्मीद है कि भाई हम 12 के 12 मेडल जीते, पर उसमें हम गोल्ड कितने जीतते हैं वो महत्व है कि हम उसमें 7 से 8 गोल्ड जीते, वो हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। शुक्रवार के दिन भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते रेसलिंग के जरिए, कुश्ती के जरिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव शायद आप पे था क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आप लड़ रहे थे और क्राउड, ये ज़रूर बात है कि आपके लिए चीयर कर रहा था। देखो जी, बिल्कुल फाइनल बाउट थी हमारी, और जो आज मैं देशवासियों ने जो इतना प्यार दिया है, इतना मतलब आशीर्वाद के तौर में जो देखे हमें, तो इतना आशीर्वाद मेरे को मिला है, तो मैं ये मुकाबला बिल्कुल आसानी से जीत गया। अच्छा, सीनियर लेवल पे आपका पहला गोल्ड है, आपने जूनियर लेवल पे काफ़ी जीता है, सीनियर लेवल ग्लोबल स्तर पे पहला गोल्ड है, मदर अभी चली गई, ये गोल्ड कितना मायने रखता है उसके लिए आपके? देखो जी, हमारा जो टारगेट था, आप अपना टारगेट लेके चले थे, बिल्कुल अपना गोल्ड का ही टारगेट लेके चले थे। ओलंपिक के बाद मैंने अपना गोल बनाया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, तो उनमें देश के लिए गोल्ड मेडल ही जीतना मेरे को, तो आज वो पूरा हुआ और अब हम अपना नया गोल बना रहे हैं। अभी एशियन गेम्स का और ओलंपिक 2024 पेरिस का नया गोल बना रहे हैं, वो ही है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। अच्छा, टोक्यो का जो मनाल रहा था वो पेरिस में पूरा होगा? देखो जी, आज ही के दिन मैं बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन 5 अगस्त 2021 को ही मैं टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गया था, तो आज ही के दिन गोल्ड मेडल मैंने जीता है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे को ये लगा कि कमी पूरी की मैंने थोड़ी पेरिस में उसकी कमी पूरी। और जो हमारे देशवासी हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि कोई नहीं बेटे, अगली बार तू बिल्कुल जीतेगा ओलंपिक में, हौसला मत हार। तो मैं पूरे देश का शुक्रगुजार करता हूँ और अपना गोल्ड मेडल है वो देश को समर्पित करता हूँ। चलिए एक बार गोल्ड हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, आप पकड़ के, मैंने पकड़ा था। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही करें और पेरिस में आपका सपना पूरा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग, दीपक और साक्षी तीनों ने गोल्ड जीता है, तीनों के अलग मायने हैं, लेकिन आपको मैंने रियो की तरफ से वापसी करते हुए देखा, हंसती भी आई पहली बार जब बजरंग से मिलती भी गई, दोबारा जब फ्लैग ऊपर गया तो आप रोती भी आई। सर बिल्कुल, जो फ्लैग ऊपर गया सर, ये मेरा ना 6 साल से ही ये था, बीच में इतना टफ टाइम आया, और फिर ये था कि एक बार और कैसे भी करके मुझे वो फीलिंग वापस लानी है, वो फील करना है, तो बिल्कुल बस यही था घर से कि अब की बार गोल्ड ही लेके आना और एक बार फिर से तिरंगा झंडा लहराना है। साक्षी, मैंने आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी देखा है जब दिल्ली में, और जो लेकिन कभी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, और आपको लगा एक तरह से ओलंपिक्स के बाद आप एक नेग्लेक्टेड भी थे, कोई आप, मुझे नहीं लगा कि आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है। ये ट्रस्ट अचानक जितेंद्र कोच जैसे बता रहे थे कैसे आया है? सर सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट, कोचिज सपोर्ट, जैसे कि हमारे हस्बैंड का सपोर्ट, जैसे चीफ कोच सर है, मैं जैसे ही कैंप में गई और मैं हमेशा ही बोलती थी सर पता नहीं मेरा तो लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि हार हार हार, तो सर बोले ऐसे कैसे लास्ट टाइम चल रहा है तेरा, तो इन्होंने 2-3 बातें ऐसे बोली कि दूसरे या कोचिज जब इतना भरोसा दिखा रहे हो तो तू अंदर से कैसे टूट सकती है। तो मैं सारी बात अपने सर से शेयर कर लेती थी कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, या अगर मैं ट्रायल्स हार गई तो मैं अपना बैग उठा के ही चली जाऊंगी अब की बार, तो इतना बुरा समय मैंने देखा है, तो मेरा हौसला नहीं टूटने दिया, चाहे कैंप के कोचिज हो, जितेंद्र सर हो या मेरे हस्बैंड हो, हस्बैंड ने भी इतना साथ दिया मेरा। कॉन्फिडेंस आया तो एशियन गेम्स पेरिस? बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे कि सर ने बताया, इतना लंबा नहीं सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी समय देखा मैंने उतार चढ़ाव, तो अभी ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोशिश रहेगी कि हर एक टूर्नामेंट अच्छे से परफॉर्म करूं और आगे बढ़ती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर।